Good morning, students. Welcome back in Design and Analysis of Algorithm subject. So today's topic is Introduction to Algorithms. आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एल्गोरिथम्स का, और इस चैप्टर में लेक्चर 1 में हम इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम प्रोग्राम एल्गोरिथम एंड प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है इस पर स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एल्गोरिथम है क्या एक्चुअली। तो एल्गोरिथम मैंने आपको बताया था अभी क्लास में भी, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने का। तो एल्गोरिथम इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इन ऑर्डर टू सोल्व ए गिवन प्रॉब्लम एंड जनरली इट इज़ रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब देखिए एल्गोरिथम क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, और ये जनरली इसको इंग्लिश लैंग्वेज में हम लिखते हैं। ये है डेफिनेशन एल्गोरिथम की। तो ये हमेशा ध्यान में रखना, एल्गोरिथम को इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखते हैं। नो अदर लैंग्वेज विल बी कंसिडर्ड इन एल्गोरिथम। अब देखिए जैसे मैंने एक प्रोग्राम लिया है, फॉर एग्जांपल इस प्रोग्राम को सोल्व करने के लिए मेरे पास बहुत सारी एल्गोरिथम्स हैं। A1 एल्गोरिथम मैं यहाँ पे ले रही हूँ, A2 एल्गोरिथम अनदर एल्गोरिथम मैं ले रही हूँ, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के मैनी मेथड्स होते हैं अपने पास। तो मैंने इस प्रोग्राम के लिए यहाँ पे AN मेथड्स ले सकती हूँ मैं यहाँ पे। तो मैंने AN मेथड्स मतलब एल्गोरिथम मेथड्स, तो मैंने यहाँ पे 3 मेथड्स A1 A2 A3 लिए हैं। N मेथड्स यहाँ पे हो सकते हैं। अब हर एक प्रोग्राम के लिए बहुत सारे एल्गोरिथम्स होते हैं। तो यहाँ पे कौन से एल्गोरिथम बेस्ट है, तो ये अपन फाइंड आउट करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी से। तो सपोज मैंने यहाँ पे A2 एल्गोरिथम ले लिया कि A2 एल्गोरिथम है वो P प्रॉब्लम के लिए सोल्व है। मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है। एज्यूम किस बेस पे किया है, मैंने एज्यूम अपन ने पढ़ा था पहले भी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए से ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि विच एल्गोरिथम इज बेस्ट। तो A2 एल्गोरिथम यहाँ पे बेस्ट है किसी प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि ये लेस स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, यहाँ पे लेस स्पेस है। एंड सेकंड थिंग यहाँ पे इसका ये फास्टर है, रनिंग टाइम इसका फास्ट है A2 एल्गोरिथम का। तो हम बोल सकते हैं कि A2 एल्गोरिथम इस प्रोग्राम के लिए सबसे बेस्ट है। ये हम पढ़ते हैं एल्गोरिथम में। तो ये हम लेस कॉम्प्लेक्सिटी, लेस स्पेस एंड फास्ट रन टाइम, ये हम फाइंड आउट करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी से। तो ये है एल्गोरिथम। अब हम पढ़ेंगे आगे प्रोग्राम। एक्चुअली प्रोग्राम क्या होता है, तो एल्गोरिथम एंड प्रोग्राम में डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटीज़ क्या है। प्रोग्राम नाउ इट इज़ ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सोल्व ए गिवन प्रॉब्लम। ये क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। एंड इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ एनी कंप्यूटर लैंग्वेज, कि इसको हम किसी भी एनी कंप्यूटर लैंग्वेज में ही लिखते हैं प्रोग्राम को। ये हमेशा ध्यान में रखना। ये भी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ही है, जैसे कि आपने एल्गोरिथम पढ़ा है, लेकिन एल्गोरिथम में क्या होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, और ये अपन किसी एक कंप्यूटर लैंग्वेज में ले सकते हैं। अब कंप्यूटर लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, लाइक C++, जावा, ये तीनों लैंग्वेज मैंने ली हैं। वैसे आप कोई भी कंप्यूटर की लैंग्वेज ले सकते हो, हर किसी भी कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होनी चाहिए, उसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं। बट इंग्लिश लैंग्वेज में हम एल्गोरिथम लिखते हैं। तो ये दोनों में बेसिकली डिफरेंस है एल्गोरिथम एंड प्रोग्राम में। और सिमिलरिटी ये है कि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के। नाउ वेज ऑफ डिज़ाइन एंड एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के डिज़ाइन करने के वेज क्या है, अपना सब्जेक्ट क्या है, डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। तो डिज़ाइनिंग के लिए हमारे पास 2 अप्रोचेज हैं। फर्स्ट वन इज़ इंक्रीमेंटल अप्रोच एंड सेकेंड वन इज़ डिवाइड एंड कॉन्क्योर अप्रोच। दोनों वेज डिज़ाइनिंग के लिए बेस्ट हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंक्रीमेंटल अप्रोच। इस अप्रोच में देखिए क्या है, इन दिस अप्रोच वी विल फॉलो ए टॉप डाउन अप्रोच इन विच वी प्रोसीड फ्रॉम द start and compare elements iteratively and we finally get the solution. Example bubble, insertion, selection sort etc. मतलब ये एक टॉप डाउन अप्रोच है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक स्टैक लिया। स्टैक में मैंने 6 ब्लॉक्स बनाए हैं। 6 ब्लॉक्स में मैं रैंडम वैल्यू ले रही हूँ, लाइक 1 5 0 4 7 2। मैंने यहाँ पे
इंसर्शन इंक्रीमेंटल अप्रोच के लिए 6 वैल्यूज़ लिए। अब इंक्रीमेंटल अप्रोच में क्या है, देखिए टॉप डाउन बॉटम अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच है इसमें। ये स्टार्टिंग से फर्स्ट सेकंड बिट कंपेयर करेंगी, फिर जो स्मॉलर है वो टॉप में जाएगी और जो लोअर है वो बॉटम में जाएगी। तो इनको हम स्वैप करते हैं। तो सबसे पहले हम 1 और 5 की कंपेयर कर रहे हैं। तो 1 और 5 में जो टॉप में है वो स्मॉलर है बाय डिफ़ॉल्ट, ओके। फिर जो स्मॉलर है उसके हम कंपेयर करेंगे नेक्स्ट बिट से। तो अब नेक्स्ट हम 1 की कंपेयर करेंगे 0 से। अब देखिए आप 1 और 0 में स्मॉल कौन सा है, 0 है, तो इसको हम स्वैप कर देंगे। 0 की जगह 1 चला जाएगा और 5 की जगह 1 आ जाएगा और नेक्स्ट हो जाएगा आपका 5। ऐसे हम इटरेटिवली प्रोसेस है, n नंबर ऑफ इटरेशन हो सकते हैं यहाँ पे। तो बस ये ध्यान में रखना, जो डिजिट छोटा होगा वो स्वैप हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक स्टैक लिया है जो कि सॉर्टेड ऑर्डर में ऑल बिट्स आ जाएंगे यहाँ पे। तो सॉर्टेड ऑर्डर में अपने बिट्स आएंगे 0 1 2 4 5 7, ओके। तो ये है अपनी इंक्रीमेंटल अप्रोच। तो यहाँ पे जो भी इटरेशन अप्रोच कर रहे हैं अपन, इटरेशन कर रहे हैं वो n नंबर हो सकते हैं। तो ये टॉप टू डाउन अप्रोच है, इसमें हम स्टार्टिंग से कंपेयर करते हैं इटरेटिवली और फाइनली हमारे पास एक सॉल्यूशन मिल जाता है जो कि हमें मिला है शॉर्टिंग ऑर्डर में 0 1 2 4 5 7। इसके लिए हमारे पास मेथड है बबल, इंसर्शन, सिलेक्शन, शॉर्ट्स एटसेट्रा। बबल शॉर्टिंग अलग है, इंसर्शन शॉर्टिंग अलग है, सिलेक्शन शॉर्टिंग अलग है, मेथड अलग है। बट इंक्रीमेंटल अप्रोच का बेसिकली फॉर्मूला यही है कि उसमें टॉप टू डाउन बॉटम अप्रोच हम कंपेयर करते हैं और n नंबर ऑफ इटरेशन हो सकते हैं, डिपेंड करता है नंबर ऑफ बिट्स पे, नंबर ऑफ एरे साइज पे। तो यहाँ पे बेसिकली n नंबर इटरेशंस भी हो सकते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। तो ये है अपना इंक्रीमेंटल अप्रोच। बस ये याद रखना कि इंक्रीमेंटल अप्रोच के एग्जांपल्स हैं बबल, इंसर्शन, सिलेक्शन, शॉर्ट्स एटसेट्रा। ये हो गया अपना इंक्रीमेंटल अप्रोच। अब सेकंड वन है, सेकंड टॉपिक है डिजाइनिंग का ही सेकंड पार्ट है डिवाइड एंड कॉन्क्योर अप्रोच। डिवाइड एंड कॉन्क्योर अप्रोच में क्या है, इन दिस अप्रोच वी डिवाइड ए large problem into sub problems and each sub problem is solved recursively and combining these solution we get final solution of the problem। एक लार्ज प्रॉब्लम है उसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे। देखना हम कैसे डिवाइड करते हैं। सपोज मैंने एक एरे लिया है, यहाँ पे 6 डिजिट का मैंने एरे लिया है, 4 डिजिट का, सॉरी 4 ब्लॉक्स है मेरे पास। अब इसमें इसको हम डिवाइड करेंगे। नाम से ही देखना डिवाइड एंड कॉन्क्योर, पहले हमें डिवाइड करना है फिर कॉन्क्योर करना है। तो 4 ब्लॉक्स को मैं सब प्रॉब्लम्स में इक्वल सब प्रॉब्लम्स में मैं डिवाइड करूँगी। तो डिवाइड करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे 4 ब्लॉक्स हैं, तो यहाँ पे ये 2 ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई। फर्स्ट आपका ये डिवाइड हो गया, फर्स्ट 1 एंड 2, फर्स्ट एंड सेकंड ब्लॉक, एंड सेकेंडली आपका डिवाइड हो गया थर्ड एंड फोर्थ ब्लॉक। फर्दर इसको जहाँ तक आपके ब्लॉक्स हैं वो डिवाइड होते हैं तब तक आपको डिवाइड करना है। तो अब ये 1 और 2 के ब्लॉक्स आपके डिवाइड हो गए, तो इसको आगे भी डिवाइड कर सकते हैं अपन 1 के ब्लॉक्स में। तो यहाँ पे अपने पास 4 ब्लॉक्स इंडिविजुअल ब्लॉक्स आ गए हैं। तो ये हमने जब तक ब्लॉक्स डिवाइड होते हैं तब तक डिवाइड करने हैं। इसमें लिख रखा है वी डिवाइड ए लार्ज प्रॉब्लम्स इनटू सब प्रॉब्लम एंड ईच सब प्रॉब्लम इज सोल्व रिकर्सिवली। अब ये जो प्रॉब्लम्स है वो रिकर्सिवली सोल्व करेंगे और आफ्टर देन कंबाइनिंग दीज सॉल्यूशन एंड वी गेट फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। अब हमारे पास ये अलग अलग ब्लॉक्स आ गए हैं, इन पे रिकर्सिवली हम मेथड से हम सोल्व करेंगे इन सब को और बाद में इनको कॉन्क्योर करेंगे। तो कॉन्क्योर में क्या होता है, जैसे हमारे पास ये 4 ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 इंडिविजुअल ब्लॉक्स हैं, इन ब्लॉक्स को हम कंबाइन करेंगे। तो वही सेम मेथड है जैसे कि डिवाइड करने के लिए आपने क्या किया, पहले 2 इक्वल ब्लॉक्स में डिवाइड किया, फिर 1 ब्लॉक में आपने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके ये जो 4 ब्लॉक्स हैं इनको आप इंडिविजुअल ब्लॉक्स में लिख लो, ये अपन कॉन्क्योर कर रहे हैं। अभी तक हमने डिवाइड किया है तो कॉन्क्योर में आपने 4 ब्लॉक्स लिख दिए अलग अलग प्लेस पे। अब यहाँ पे 2 को हम कंबाइन करेंगे, जैसे कि हमने डिवाइड किया था सबसे पहले उस हिसाब से हम कॉन्क्योर करेंगे। तो 2 स्टार्टिंग के जो ब्लॉक्स हैं उनको एक साथ कंबाइन कर दिया, नेक्स्ट 2 को हम एक साथ कंबाइन कर देंगे। यहाँ पे मैंने कंबाइन किया है फर्स्ट सेकंड ब्लॉक को एक साथ एंड थर्ड ब्लॉक को एक साथ। अब इन 2 ब्लॉक्स को फाइनली मर्ज कर देंगे।
तो आपके पास जो प्रॉब्लम थी वैसा ही आपको एक सॉल्यूशन मिल गया। किस मेथड से? डिवाइड एंड कॉन्क्योर अप्रोच से। डिवाइड किया लार्ज प्रॉब्लम इनटू एंड सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करके आपने रिकर्सिवली मेथड से कंबाइन किया। ये है डिवाइड एंड कॉन्क्योर अप्रोच। बहुत इजी है। इसके लिए अपने पास है मर्ज शॉर्ट, क्विक शॉर्ट, हीप शॉर्ट। ध्यान में रखना, इसमें मर्ज शॉर्टिंग आती है, क्विक शॉर्टिंग आती है और हीप शॉर्टिंग आती है। तो ये था अपना डिवाइड एंड कॉन्क्योर अप्रोच। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इंक्रीमेंटल अप्रोच भी और डिवाइड एंड कॉन्क्योर अप्रोच भी। बस ध्यान में रखना है इनको, पहले डिवाइड करते हैं और फिर कॉन्क्योर करते हैं। इंक्रीमेंटल अप्रोच आपकी टॉप डाउन अप्रोच है, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं अपन इंक्रीमेंटल अप्रोच में। और इस मेथड में हम डिवाइड करते हैं एक लार्ज प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान में रखना और इनके एग्जांपल्स को ध्यान में रखना कि कौन से एग्जांपल में बबल शॉर्टिंग है, कौन सी अप्रोच में बबल शॉर्टिंग है, कौन सी अप्रोच में मर्ज शॉर्टिंग है, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्योंकि इसमें एग्जांपल्स में कन्फ्यूजन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये था अपना इंक्रीमेंटल अप्रोच एंड डिवाइड एंड कॉन्क्योर अप्रोच। अब हम पढ़ते हैं एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। अब ये सब्जेक्ट क्या अपना एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम ही है, तो किसी भी एल्गोरिथम का एनालिसिस कैसे करते हैं वो डिपेंड करता है इनपुट साइज पे और रनिंग टाइम पे। हमारे पास यहाँ पे 2 फैक्टर्स हैं। वन फैक्टर इज इनपुट साइज, साइज n तक कुछ भी हो सकती है, एंड सेकेंड थिंग इज रनिंग टाइम। अब देखिए एनालिसिस का मतलब मैंने आपको पहले बताया था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपने पास 2 कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, वो डिपेंड करती हैं अपने फैक्टर्स पे, और वो फैक्टर है इनपुट साइज एंड रनिंग टाइम। तो इनपुट साइज और रनिंग टाइम पे ही अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ बेस है। अब इनपुट साइज का मतलब क्या हो सकता है? जितनी इनपुट की साइज़ कम होती है उतना ही आपकी एल्गोरिथम स्पेस कम लेती है, और जितना लेस स्पेस लेगी उतनी कॉम्प्लेक्सिटी सही होगी। सपोज मैंने यहाँ पे 4 ब्लॉक्स लिए हैं, इसकी साइज़ है, आपकी एरे की साइज़ 4 ब्लॉक्स है, तो यहाँ पे इनपुट की साइज़ 4 होगी। आपके किसी भी एल्गोरिथम में इनपुट की साइज़ तो कितनी भी हो सकती है। अब आपने सपोज यहाँ पे 4 ब्लॉक्स लिए हैं, तो इसको इजीली आप कर सकते हो, स्पेस कम लेगी एल्गोरिथम। 2 ब्लॉक्स में डिवाइड किया, डिवाइड एंड कॉन्क्योर अप्रोच से अगर आप कर रहे हो तो सब डिवाइड करने के बाद में आपके पास 1 के ब्लॉक्स आ गए, और फिर आप इनको कॉन्क्योर कर दोगे, तो आपके ये एल्गोरिथम स्पेस कम ऑक्यूपाई कर रही है। अब देखिए मैंने अब यहाँ पे इनपुट की साइज सपोज n ली है। अब n है, n की लेंथ तो कुछ भी हो सकती है, n की लेंथ तो 10 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, n की लेंथ 1000 भी हो सकती है। अब n की लेंथ अगर आप 1000 ले रहे हो, 1000 वैल्यू, तो उसको आप डिवाइड करोगे फर्दर, तो वो 2 ब्लॉक्स में पहले 500 के ब्लॉक्स में डिवाइड होगी, फिर फर्दर और 250 के ब्लॉक्स में डिवाइड होगी, तो वो इसमें इनपुट की साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इससे इनपुट साइज़ ही पे ही डिपेंड करता है आपका रनिंग टाइम भी। प्रोग्राम रनिंग टाइम फास्ट नहीं होगा, इसमें स्लो होगा, क्योंकि इनपुट की साइज़ ज़्यादा है, और इनपुट की साइज़ पे ही डिपेंड करता है आपकी कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पे आप देख के बताइए मुझे कि इनपुट साइज़ इनपुट साइज़ 4 की इनपुट साइज़ सही है या 1000 इनपुट साइज़ सही है? राइट, 4 ही सही होगी बेसिकली, क्योंकि 4 इनपुट साइज़ यहाँ पे कम है, तो आपके एल्गोरिथम स्पेस कम लेगी और इससे रनिंग टाइम भी फास्ट होगा। तो ये है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के 2 फैक्टर्स, इनपुट साइज एंड रनिंग टाइम। नाउ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है क्या एक्चुअली। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि मैं अभी बताया था आपको, स्पेस यहाँ पे इस प्रोग्राम में जैसे फोर वैल्यूज़ लिए हैं, तो इसमें एल्गोरिथम में कम स्पेस ले रहा है, यही बार बार बता रही हूँ मैं आपको। तो स्पेस कम हो रहा है तो इनपुट की साइज़ भी कम होगी, इनपुट साइज़ कम है तो आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मच बेटर है। एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करता है रनिंग टाइम पे, जितनी इनपुट की साइज़ कम होगी उतना ही रनिंग टाइम आपका कम होगा। तो इनपुट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोथ आर डिपेंड्स ऑन इनपुट साइज़, दोनों ही डिपेंड करते हैं इनपुट साइज़ पे। देखिए अब डेफिनेशन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। The amount of space required by an algorithm or program is called as space। ये है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और सेम आगे डेफिनेशन आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है,
दोनों की डेफिनेशन आप यहाँ देख लीजिए, दोनों ही डिपेंड करते हैं आपके इनपुट साइज की वैल्यू पे ही। तब इनपुट साइज अगर कम होगी तो इनपुट साइज से ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटीज़ पे विच एल्गोरिथम इज़ बेस्ट है। जैसे सबसे पहले हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, प्रोग्राम है उसके पास, हम प्रोग्राम के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं सोल्व करने के लिए। तो वहाँ पे बेस्ट एल्गोरिथम मैंने A2 एल्गोरिथम ली थी। क्यों ली थी? क्योंकि एल्गोरिथम A2 को तो मैंने एज्यूम किया था कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सही है। तो वो डिपेंड करता है आपके इनपुट साइज पे। तो इनपुट साइज आपका कम होगा उतना ही आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बेटर होगी। तो स्पेस टाइम प्लीज कॉम्प्लेक्सिटीज अच्छे से पढ़ लेना स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्सिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की कंपेयर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में आपका एक टॉपिक आता है एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, जो कि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिनोट करने के लिए हम पढ़ते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, स्टार्टिंग से बताऊं तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज एल्गोरिथम, व्हाट इज प्रोग्राम, डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड प्रोग्राम, सिमिलरिटीज बिटवीन एल्गोरिथम एंड प्रोग्राम्स, हाउ टू टू डिजाइन ए एल्गोरिथम, डिजाइनिंग के एल्गोरिथम के वेज क्या क्या है। फर्स्ट वन था इंक्रीमेंटल अप्रोच, सेकेंड वन इज द डिवाइड एंड कॉन्क्योर अप्रोच, एंड इसके बाद में हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्सिटीज इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ओके स्टूडेंट्स, और इन नेक्स्ट लेक्चर में आप पढ़ेंगे एसिम्प्टोटिक नोटेशन। थैंक यू।